हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नीट की पढ़ाई जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जिस सपने को हमने बचपन से देखा था उसे पूरा करने के लिए बस अब 40 डेज बाकी हैं। तो 40 दिन के अंदर आप जो सपना बचपन से देखकर आ रहे थे वो बस अब पूरा होने ही वाला है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसमें आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पूरे बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं और साथ साथ में 340 प्लस मार्क्स भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है वो स्ट्रैटेजी। अगर अपन बच्चों बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करें और 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी को अगर देखें तो अपने पास अराउंड 38 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं अपने पास? 38 चैप्टर्स हैं। 22 चैप्टर्स हमारी 11th एनसीईआरटी में है और 16 चैप्टर्स जो हैं वो 12th की एनसीईआरटी में है। ठीक है, और हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? हमारे पास 40 डेज बच रहे हैं। दैट मीन्स जो टास्क है वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो डुएबल टास्क है। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम 40 दिन है, 38 चैप्टर हैं, एक चैप्टर एक दिन में करूंगा और 2 दिन महा रिवीजन कर लूंगा। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। तो अपने को एग्जैक्टली क्या करना है? हमें एक दिन में कम से कम 3 to 4 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। कितने चैप्टर्स का? 3 to 4 चैप्टर्स का हमको रिवीजन करना है। अब ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है यही हमें आज डिटेल में डिस्कस करनी है। ये 3 से 4 चैप्टर्स जो हम रिवाइज करेंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि चैप्टर्स जो हों वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हों। इंटर रिलेटेड मतलब आपने प्लांट किंगडम पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप प्लांट की एनाटॉमी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी भी उसी को साथ में डिस्कस कर लो। ठीक, आपने सेल पढ़ा तो साथ साथ में आप सेल डिवीजन को भी वहीं पर खत्म कर लो। तो जितने भी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओवरलैपिंग चैप्टर्स हैं, उनको आप एक साथ कवर कर लो ताकि जो चैप्टर्स का कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो एक साथ ही आपका कवर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। वो है, एक प्रोग्रेसिव स्टडीज होती हैं और एक होती है रेट्रोग्रेसिव स्टडीज। क्योंकि अब हम इस टाइम पर रिवीजन कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि राइट रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी। अब बच्चों आपको 3 से 4 चैप्टर्स करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इंटर रिलेटेड टॉपिक्स लेने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो 3 से 4 चैप्टर्स आप चूज कर रहे हो उसको आप डिवाइड कर लो। किस तरीके से? एक्सीलेंट, एवरेज एंड पुअर। इन 3 पैरामीटर्स में आप जिन चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो उनको आप डिवाइड कर लो। एक्सीलेंट मतलब वो चैप्टर्स कि वो तो बस मुझे बहुत परफेक्टली आते हैं मैम, आप कुछ भी पूछ लो मैं सारी चीजें आंसर कर दूंगा, तो वो चैप्टर्स होते हैं हमारे एक्सीलेंट चैप्टर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो 11th एनसीईआरटी में बच्चों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो हो गया हमारा एक्सीलेंट पार्ट। तो अब उस एक्सीलेंट चैप्टर पे जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि उसकी एनसीईआरटी मुझे टिप्स पर है, मैंने सारे नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो वो चैप्टर्स को जब आप रिवाइज करोगे बच्चों तो आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आपको बार बार आपके हैंडआउट्स देखने की, शॉर्ट नोट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे? आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज निकाले और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो एक्सीलेंट चैप्टर्स जो है जिसपे आपको फुल कॉन्फिडेंस है उसकी पढ़ाई जो होगी बच्चों वो कैसी होगी? रेट्रोग्रेसिव होगी। रेट्रोग्रेसिव का मतलब है कि क्वेश्चंस के साथ साथ हम थ्योरी को रिवाइज करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सपोज आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अराउंड 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। ठीक, उस 100 में से आपके राइट क्वेश्चंस जो थे वो 90 आपके बिल्कुल करेक्ट हुए। 90 क्यों करेक्ट हुए? क्योंकि ये मेरा एक्सीलेंट चैप्टर में आ रहा था। ठीक, तो
तो आपके 90 क्वेश्चंस राइट है। अब जो 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो उसकी थ्योरी आपको दोबारा देखनी है। अब थ्योरी देखने के लिए आप एनसीईआरटी को कंसल्ट कर सकते हैं या फिर जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आंसर्स का एक्सप्लेनेशन पीछे दिया हुआ होता है, तो आप वहीं से उसको देख लीजिए। तो इस तरह से आपके एक्सीलेंट चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। और उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? रेट्रोग्रेसिव स्टडीज। दैट मीन्स हम रिवर्स तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस के साथ साथ क्या ले रहे हैं? क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी को भी डिस्कस करते चले जा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अपन दूसरे एक्सट्रीम पे, दैट इज पुअर। पुअर चैप्टर वो चैप्टर्स होते हैं कि बहुत बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आ रहे, क्वेश्चंस करते हैं, मोर देन 80% क्वेश्चंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर बच्चा जो स्ट्रगल करता है वो करता है प्लांट फिजियोलॉजी पे या फिर 12th क्लास के बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे। इन टॉपिक्स पे स्टूडेंट जनरली थोड़ा स्ट्रगल करता है और वो चैप्टर्स कहाँ आ जाते हैं? पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं कि बहुत बार पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहे हैं समझ में, क्वेश्चंस लगातार गलत हुए जा रहे हैं। तो बच्चों परेशान मत हो। इन टॉपिक्स की पहली बात लिस्ट थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर इसकी लिस्ट थोड़ी ज्यादा है तो हमारी तैयारी अभी थोड़ी सही नहीं चल रही है। तो मैं मान के चलती हूँ कि इस टाइम पर जो पुअर चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बहुत लिमिटेड होगी। तो उन चैप्टर्स को कवर करने के लिए भी जो स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है बच्चों, वो क्या है? रेट्रोग्रेसिव ही है। अब अपन ये मान के चलते हैं कि एनटीए जो पैटर्न फॉलो करता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। तो ये चैप्टर्स जो पुअर कैटेगरी में आ रहे हैं, जो हमारी वीक कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके केस में अपन क्या करेंगे बच्चों? अपन डायरेक्टली पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली क्या सॉल्व करेंगे? पीवाईक्यूज ही सॉल्व करेंगे। और पीवाईक्यूज के साथ साथ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे और उनको अपन याद कर लेंगे। और जहां जहां पर आपको लगता है कि ये थ्योरी थोड़ी सी मुझे पढ़ लेनी चाहिए, तो आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप उस थ्योरी को पढ़ लो। इन पुअर चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप किसी भी चैप्टर के ऊपर पीएचडी कर सको। ठीक, तो एक्सीलेंट और पुअर चैप्टर्स की जो अप्रोच है रिविजन की वो सेम है। आपको क्या फॉलो करना है? आपको रेट्रोग्रेसिव स्टडीज फॉलो करनी है। दैट मींस क्वेश्चंस के साथ साथ आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। ठीक, अब आते हैं हमारे एवरेज चैप्टर्स के ऊपर। दैट मींस अगर मैं 100 क्वेश्चन इन चैप्टर्स के प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 40 गलत हो जाते हैं, या कई बार उल्टा भी हो जाता है कि 40 सही हो जाते हैं और 60 गलत हो जाते हैं। तो ये चैप्टर थोड़े थोड़े आते हैं और थोड़े थोड़े नहीं आते। इसमें जैसे अगर मैं बात करूं तो बच्चे बोलते हैं मैम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, पर जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ आता है ना, बस वो वाले क्वेश्चंस मेरे लाइन से गलत हो जाते हैं। तो जनरली एवरेज चैप्टर्स वो होते हैं जो हमें आधे अधूरे आते हैं, 3/4 आता है, 1/4 नहीं आता। तो इनके लिए जो अप्रोच अब हमें लेनी है वो होगी प्रोग्रेसिव स्टडीज। प्रोग्रेसिव स्टडीज का मतलब है कि अब पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके पूरे कंसेप्ट को ढंग से समझेंगे और स्पेसिफिकली फोकस उस पार्ट पर रखेंगे जो पार्ट आपका वीक है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आ रहा, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे हैं, या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स मैंने पूरा पढ़ लिया लेकिन कॉकरोच मेरा बचा हुआ है। तो ये जो लेकिन, इफ, बट, ऐसे वाले जो चैप्टर्स हैं, ऐसे वाले जो सब टॉपिक्स हैं, उनको हमें प्रायोरिटाइज करना है, उन्हें हमें ढंग से पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी को कवर करना है, उसके नोट्स देखने हैं, और उसके बाद हमें क्या करने हैं? उसके बाद हमें पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमें करना है। तो यहाँ पर जो अप्रोच होगी बच्चों वो कैसी होगी? प्रोग्रेसिव स्टडीज की अप्रोच होगी। तो इस तरीके से एक्सीलेंट और पुअर टॉपिक्स के लिए रेट्रोग्रेसिव टेक्निक और एवरेज टॉपिक्स के लिए आपको प्रोग्रेसिव टेक्निक को फॉलो करना है। और इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा और साथ साथ में आप 340 प्लस मार्क्स भी जरूर स्कोर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप आज की ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट्स क्रैक इट।